हेलो दोस्तों, यूपीएससी मस्ती में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को लेकर आए हैं एनसीईआरटी 7th क्लास के हिस्ट्री, जो आपको बीपीएससी, यूपीएससी और अदर एग्जाम में काम आएंगे, क्योंकि बेस होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। बेस के बगैर, और हम छोटे छोटे पॉइंट को भी देखते चलेंगे, हम ऐसा मान करके चलेंगे कि आप पहली बार हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। हम वैसे बच्चों के लिए वीडियो बहुत ही साबित होगी जो बहुत ही मतलब कि बेसिक की कमज़ोर है। जैसे मान लीजिए कि आपका बैकग्राउंड पूरी तरह से साइंस से रिलेटेड है और आपको एसएसटी का जो पार्ट है हिस्ट्री पढ़ना हो, तो आप यहाँ पर आप सीख सकते हैं अच्छे तरीके से, क्योंकि हमने एक एक चीज़ को अलग तरीके से, अलग ढंग से हम समझाने का प्रयास करेंगे। तो पहला चैप्टर हम लोग देखते हैं, 7th क्लास के हिस्ट्री का पहला चैप्टर देखेंगे, कहाँ, कब और कैसे। चैप्टर है कहाँ, कब और कैसे। उस चैप्टर में जो पहला पॉइंट आपको पढ़ने के लिए है वह यह है कि इतिहास को इतिहासकारों ने अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से उसको 3 भागों में बांट दिया। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से जिस प्रकार से हम लोग अगर देख लें तो गांव घरों में हम लोग करते हैं कि अध्ययन की सुविधा के लिए गांव घरों में हम लोग करते हैं ऐसा कि जैसे बड़ा परिवार हो जाता है तो उसको हम लोग बांटते हैं, छोटे छोटे परिवार बांटते हैं, इसलिए ताकि आर्थिक रूप से एक दूसरे को अच्छे से ध्यान दिया जा सके। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जो इतिहास है इसके बारे में अगर देख ले तो हम लोग केमिस्ट्री में भी जो तत्वों का वर्त वर्गीकरण है, जो तत्वों को अलग अलग बांटा गया है ताकि सुविधा से अध्ययन कर सके। तो उसी प्रकार से हम लोग अगर देख लें तो इतिहास को इतिहासकार लोग जो हैं वह कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है। प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल में डिवाइड किया गया है। प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल में बांटा गया है इतिहास को अध्ययन के लिए। अब आगे हम अगर देख लें तो तीनों काल हर क्षेत्र में अलग अलग हुए, जैसे प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, तीनों काल हर क्षेत्र में अलग अलग हुए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग समझ लें, यूरोप में मध्यकाल की अगर बात कर लें तो यूरोप में जो मध्यकाल हुआ वह 5वीं सदी में। मध्यकाल की शुरुआत हुई, प्रारंभ हुई यूरोप में, तो वह 5वीं सदी से प्रारंभ हुई। लेकिन यही चीज अगर हम भारत में देख लें कि भारत में मध्यकाल की शुरुआत कब हुई, तो वह 8वीं सदी से प्रारंभ हुई। मध्यकाल की शुरुआत भारत में 8वीं सदी से हुई। यानी कि हम लोग ये देख सकते हैं कि मध्यकालीन शुरू हो रहा है तो 5वीं सदी से यूरोप में, और भारत में मध्यकालीन शुरू हो रहा है तो 8वीं सदी से शुरू हो रहा है। अब जो हम लोग देखेंगे, जैसे 7th क्लास का हम लोग हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं, तो इसमें हम लोग पूरी तरीके से मध्यकालीन भारतीय इतिहास के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि जब हम लोग 6th क्लास से पढ़ेंगे तो उसमें प्राचीन काल के बारे में, उसके बारे में 6th क्लास के भी हम वीडियो डालेंगे ही, सारा एकदम प्लेलिस्ट में एकदम चैप्टर वाइज डाल देंगे। तो उसमें आप देखेंगे कि प्राचीन काल के बारे में 6th क्लास के जो बुक हैं हिस्ट्री, तो उसमें प्राचीन काल के बारे में पढ़ेंगे। तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास को अगर हम देख लें तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास को भी 2 भागों में बांटा गया है। जिस प्रकार से इतिहास को 3 भागों में, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल के बारे में बांटा गया है, तो उसी प्रकार से मध्यकालीन भारतीय इतिहास को भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला है पूर्व मध्यकाल और दूसरा है उत्तर मध्यकाल। अब हम देख लें तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास का जो पॉइंट है, यहाँ पर अगर हम देख लें तो 8वीं से लेकर के 18वीं सदी तक मध्यकालीन भारतीय इतिहास है। तो इसका मतलब है कि दोनों काल जो होंगे, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल, दोनों 8वीं से लेकर के 18वीं सदी के बीच में होंगे। तो पूर्व मध्यकाल की अगर हम बात कर लें तो वह 8वीं से 13वीं सदी तक, और 13वीं सदी के बीच कह सकते हैं, या 13वीं सदी तक, और 13वीं से लेकर के 18वीं सदी तक उत्तर मध्यकाल हो जाएगा, उत्तर मध्यकाल। अब 8वीं से लेकर के 13वीं सदी तक जो पूर्व मध्यकाल है, इस पूर्व मध्यकाल में क्या क्या कह सकते हैं कि घटनाएं हुई, उस घटनाओं को हम लोग अगर देख लें तो नए नए राज्यों का उदय हुआ और सामंतवाद की उत्पत्ति हुई पूर्व मध्यकाल में, यानी कि 8वीं से लेकर के 13वीं सदी के बीच। जरा सा हम इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सदी यहाँ पर भी यूज हुआ, सदी यहाँ पर भी यूज हो रहा है,
थोड़ा सा आप लोगों को प्रॉब्लम हो रहा होगा सदी को समझने में कि सदी क्या है, क्योंकि हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि आप पहली बार पढ़ाई कर रहे हैं। तो सदी के बारे में अगर हम देख लें तो एक सदी का मतलब हो जाता है 100 वर्ष। एक सदी का मतलब 100 वर्ष। जैसे अगर हम बात कर लें तो अभी आपका 2023 है, तो इसे हम कहेंगे 21वीं सदी। 2023 को हम 21वीं सदी कहेंगे, क्योंकि 2000 का मतलब कि 20 साल तो बीत चुका है। 100 साल में एक सदी, तो 20 साल में 20 सदी, तो 20 साल तो बीत चुका है। और ये जो 23 साल और आगे बढ़ चुका है, तो ये कैवी में चला गया, 21वीं में चला गया, इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे 21वीं सदी। तो उसी प्रकार से 5वीं सदी का मतलब कि 400 कुछ ईस्वी को हम लोग कह सकते हैं 5वीं सदी। 700 कुछ ईस्वी को हम लोग कह सकते हैं 8वीं सदी। तो चलते हैं, देखते हैं अब समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि 8वीं से 13वीं सदी तक नए नए राज्यों का उदय और सामंतवाद की उत्पत्ति। नए नए राज्यों का उदय मतलब नए नए राज्यों का पता लगा और सामंतवाद की उत्पत्ति हुई। तो सामंतवाद क्या है से देखिए, कह सकते हैं कि सामंतवाद एक वैसी व्यवस्था है जिस प्रकार से हम एकदम बेसिक समझते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि देहातों में जिस प्रकार से होता है, बटैया का नाम जानते होंगे कि बटैया खेती होता है, तो उसी प्रकार से यहाँ सामंतवाद है। सामंतवाद क्या होता है कि जैसे पूरी खेत पर, पूरी भूमि पर राजा का अधिकार होता है, पूरी भूमि पर राजा का अधिकार होता है, और उसमें उसके नीचे, राजा के नीचे कई सामंत होते हैं। जैसे कई लोग होते हैं जो खेती करवाते हैं, और जो खेती करवाते हैं उससे उनको जो पैदावार होती है तो राजा लेते हैं, टैक्स के रूप में लेते हैं। तो कह सकते हैं कि सामंतवाद एक वैसी व्यवस्था है जिसमें भूमि का मालिक राजा होता है। अगर एक लाइन में हम लोग कहें तो सामंतवाद एक वैसी व्यवस्था है जिसमें भूमि का मालिक कौन होता है? राजा होता है। तो उसकी उत्पत्ति हुई पूर्व मध्यकाल में 8वीं से 13वीं सदी तक। अगला हम लोग देख लेते हैं उत्तर मध्यकाल से। तो कि उत्तर मध्यकाल क्या है? तो 13वीं से 18वीं सदी के बीच की काल को हम लोग उत्तर मध्यकाल कहते हैं, जिसमें कह रहा है कि मुगल सम्राट की स्थापना हुई। इसी 13वीं से 18वीं सदी के बीच में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई और भारतीय राज्यों के साथ उनका संघर्ष, यानी मुगल साम्राज्य को भारतीय राज्यों के साथ संघर्ष हुआ और भारतीय समाज पर इस्लाम का प्रभाव, भारतीय समाज पर इस्लाम धर्म का प्रभाव हम लोग देखेंगे उत्तर मध्यकाल में, यानी 13वीं से 18वीं सदी तक। यानी हम लोग यहाँ पर तो ये देख चुके थे कि दोनों काल 8वीं से 18वीं सदी के को मिलाकर मध्यकालीन भारत की संज्ञा दी गई। यानी कि 8वीं से लेकर के 18वीं सदी की अगर हम बात कर लें तो इसे हम लोग मध्यकालीन भारत की संज्ञा हम लोग दे देंगे 8वीं से लेकर के 18वीं सदी तक। 5वीं से रोक दो ना के अंत में अगर हम लोग देख ले 15वीं सदी के अंत में अगर हम देख लें तो यूरोपीय व्यापार के लिए भारत में आने लगे थे। 15वीं सदी के अंत में, यानी हम लोग देख सकते हैं कि 1400 कुछ ईस्वी में भारत के 1400 कुछ ईस्वी के अंत में अगर हम लोग देख लें तो यूरोपीय व्यापार के लिए भारत आने लगे थे। 18वीं सदी के मध्य से अंग्रेज राजनीति में उतर गए थे। 18वीं सदी के मध्य से, यानी कि 1750 के आसपास में जो है अंग्रेज जो है भारत की राजनीति में उतर गए थे। लेकिन अगर हम देख लें तो 1858 से 1947 का काल खंड कहा जाता है कि 1857 से 1947 का कालखंड कहा जाता है कि अंग्रेज लोगों ने भारत में राज किया, राजनीति में आया। लेकिन अगर हम बात कर लें तो 18वीं सदी से के मध्य ही राजनीति में दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया था। 18वीं सदी के मध्य से ही अंग्रेज जो है राजनीति में पूर्ण रूप से आया, तो 1858 से उन्होंने पूर्ण रूप से राजनीति में आ गया और 18वीं सदी के मध्य से ही 1700 कुछ ईस्वी के मध्य से ही अंग्रेज राजनीति में मतलब कि उतरना शुरू कर दिए थे धीरे धीरे। अंग्रेजी शासन को भारतीय इतिहास का आधुनिक काल माना जाता है। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि अंग्रेजी शासन का जो काल था वह किस इतिहास के अंतर्गत आता है, तो प्राचीन कालखंड के अंतर्गत
मध्य कालखंड के अंतर्गत कि आधुनिक कालखंड के अंतर्गत आता है। तो हम लोग जान लें यहाँ पर कि आधुनिक कालखंड के अंतर्गत जहाँ पर हम लोग अगर जैसे यहाँ पर अंग्रेजी शासन को भारतीय इतिहास का आधुनिक काल माना जाता है। जैसे हम लोग अगर देख लें कि भारत में जो अंग्रेजी शासन काल था, अंग्रेजी शासन काल के बारे में जो भी हम लोग पढ़ाई करेंगे, जहाँ पर जो भी हम लोगों को आएगा कि अंग्रेजों ने ये किया, भारत में अंग्रेजों ने ये किया, अंग्रेजों के शासन काल से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स, जितने भी कुछ भी पढ़ने के लिए आएगा, उस सभी आएगा मध्यकालीन भारत के अंतर्गत, या सॉरी मध्यकालीन नहीं, आधुनिक भारत के अंतर्गत, यानी कि आधुनिक काल के अंतर्गत हम लोग पढ़ाई करेंगे किसमें, अंग्रेजी शासन काल के बारे में। अब बात रही कि आधुनिक काल के बारे में इतिहासकारों ने जानकारियां कहाँ से प्राप्त करी। आधुनिक काल के बारे में इतिहासकारों ने जानकारी कहाँ से प्राप्त की, इकट्ठा कहाँ से लाया ये सब चीजें कि ऐसे हुआ था, आधुनिक काल में ऐसे हुआ था, वैसे हुआ था, जो भी घटनाएं घटी थी उसके बारे में। तो हम लोग देख ले उसके स्रोत जो थे पूरा तत्व थे, अभिलेख थे और यात्रियों के वृत्तांत थे, जो ये बताते हैं कि आधुनिक काल में इतनी सारी घटनाएं। पूरा तत्व के मतलब कि जो पुराना जो सामान है जो पृथ्वी के अंदर दबा हुआ था, वो जो निकला उससे प्राप्त पता चला, जो पदार्थ निकला उससे पता चला। अभिलेख, अभिलेख जो पत्थर पर लिखे होते थे, लेख जो राजाओं के आदेश, राजा के कुछ बातें छपी हुई थी पत्थर पर लिख करके, तो उसे हम लोग अभिलेख करते थे। और यात्रियों के वृत्तांत, यात्रा करने के लिए जो भी यात्री आते थे तो उनके वृत्तांत कुछ लेखकों ने लिखा, जैसे वृत्तांत मतलब कि आए तो वह यहाँ आए थे, कोई यात्री जैसे वास्को डी गामा की अगर बात करें तो भारत में आए थे, तो भारत में कालीकट बंदरगाह पर उतरे थे। तो ये जो वृत्तांत है उन सभी से आधुनिक भारत में जो भी चीज़ों का पता लगा, जो भी घटनाओं का पता लगा, इन्हीं से पता लगा। अगर हम बात कर ले जरा सा अरबी लेखकों के बारे में, तो अरबी लेखक इंडस को हिंदुस्तान या हिंद का नाम दिया। अगर बात करें तो अरबी लेखक जो हैं इंडस को हिंदुस्तान कहा या हिंद का नाम दिया, और उत्तर अफगानिस्तान को काबुल या कब्रिस्तान तथा दक्षिण को जाबुल या जबलिस्तान, यानी कि उत्तर अफगानिस्तान को काबुल या कब्रिस्तान और दक्षिण अफगानिस्तान को जाबुल या जबलिस्तान कहा। जरा सा हम लोग मैप में इस चीज़ को देख लेते हैं। मैप में अगर हम लोग देख लें तो भारत का मैप लगभग इस प्रकार से होता है। भारत का मैप लगभग अगर हम लोग देख लें तो इस प्रकार से होता है भारत का मैप। थोड़ा सा अगर देख लें हम लोग भारत के मैप को तो इस प्रकार से होते हैं भारत के मैप, और इसमें नॉर्मली इस प्रकार के होते हैं हमारे भारत का मैप। और इसमें अगर हम लोग देख लें तो उत्तर अफगानिस्तान को काबुल या कब्रिस्तान कहा। उत्तर अफगानिस्तान यहाँ पर हमारा ये पूरा पाकिस्तान है। यहाँ से अगर हम लोग देख लें तो यहाँ से भी पूरा पाकिस्तान, इधर से अगर हम लोग देख लें तो ये अफगानिस्तान। तो ऊपर वाला जो अफगानिस्तान था उसको कहा गया, ऊपर वाला यानी उत्तर वाला अफगानिस्तान को काबुल कह दिया या काबुलिस्तान कह दिया, और दक्षिण में मतलब उसके जो नीचे था यहाँ पर जो अफगानिस्तान था उसको कह दिया गया जाबुल या जबुलिस्तान कह दिया गया। और सिंधु घाटी के नीचे सिंध का राज्य था। कौन कहा? अरबी लेखकों ने बताया। इंडस को हिंदुस्तान या हिंद का नाम दिया, उत्तर अफगानिस्तान को काबुल या कब्रिस्तान नाम दिया, और दक्षिण को जाबुल या जबुलिस्तान नाम दिया। और सिंधु घाटी के नीचे सिंध का राज्य था। अरबी लेखकों ने बताया कि सिंधु घाटी के नीचे सिंध का राज्य था। अब अगला हम लोग देख लेते हैं अरबी भूगोल शास्त्री अल इदरीसी के बारे में। तो इन्होंने बड़ा अटपटा सा बताया था कि दक्षिण भारत को उत्तर भारत बता दिया था और श्रीलंका को भारत के उत्तर में बताया था। जबकि हम लोग अगर देख लें तो भारत के बिल्कुल अगर हम लोग देख लें तो दक्षिण में है।
उत्तर दक्षिण में श्रीलंका है। यहाँ पर भारत के यहाँ पर है श्रीलंका, यहाँ पर है श्रीलंका। ये जो देख रहे हैं ये श्रीलंका है। तो श्रीलंका को भारत के उत्तर में बताया था, और कन्नौज को वर्तमान उत्तर प्रदेश, जो वर्तमान उत्तर प्रदेश है वहाँ पर बताया था इन्होंने कन्नौज। यहाँ पर ये वर्तमान अगर बात कर ले हम लोग उत्तर प्रदेश की, यहाँ पर अगर बात कर ले हम लोग उत्तर प्रदेश की, तो यह वर्तमान उत्तर प्रदेश में बताया था कन्नौज। कन्नौज को यहीं पर बताया था कि वर्तमान उत्तर प्रदेश में कन्नौज है। 1720 के दशक में फ्रांसीसी मानचित्रकार ने भारत का मानचित्र बनाया था। इसी के सहारे यूरोपीय व्यापारी भारत आए थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर समझिएगा। 1720 के दशक, 1720 के दशक का मतलब कि 1720वां जो साल चल रहा था, 1720 के दशक में, उसके दशक में फ्रांसीसी मानचित्रकार ने भारत का मानचित्र बनाया था। इसी के सहारे यूरोपीय व्यापारी भारत आए थे। इसी के सहारे हम बात कर लें तो यूरोपीय व्यापारी जो है भारत आए थे। उसी मानचित्र के सहारे यूरोपीय व्यापारी भारत आए थे। यूरोप की अपेक्षा अगर हम लोग बात कर लें, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि भारत में आए पहले कौन, अरब के लोग आए थे कि यूरोप के लोग आए थे। तो हम बता दें आप लोग को कि अरब के लोग जो हैं भारत में पहले आए थे व्यापार करने के लिए, और यूरोप के लोग हैं जो भारत में पीछे आए थे। इसलिए जो भी चीज़ें हैं अरब के लेखकों ने पहले, अगर बात कर ले आधुनिक भारत की बात कर ले तो आधुनिक भारत की बारे में जो ज़्यादातर बातें पता लगाए तो कौन, अरब के लोगों के ने पता लगाया। और उसके बाद यूरोप के लोगों से, जैसे अगर बात कर ले हम लोग कि अंग्रेजी सरकार के बारे में, तो पूरी तरह से यूरोप से रिलेटेड है। दोनों ने मिलजुल के काम किया। और आगे हम लोग अगली क्लास में देखेंगे, आगे इसी चैप्टर को हम लोग और आगे अगली क्लास में हम लोग देखेंगे। थैंक यू। ये अरबी भूगोल शास्त्री अल इदरीसी के बारे में तो इन्होंने बड़ा अटपटा सा बताया था कि दक्षिण भारत को उत्तर भारत बता दिया था और श्रीलंका को भारत के उत्तर में बताया था। जबकि हम लोग अगर देख ले तो भारत के बिल्कुल अगर हम लोग देख ले तो दक्षिण में है, उत्तर दक्षिण में श्रीलंका है। यहाँ पर भारत के यहाँ पर है श्रीलंका, यहाँ पर है श्रीलंका। ये जो देख रहे हैं ये श्रीलंका है। तो श्रीलंका को भारत के उत्तर में बताया था, और कन्नौज को वर्तमान उत्तर प्रदेश, जो वर्तमान उत्तर प्रदेश है वहाँ पर बताया था इन्होंने कन्नौज। यहाँ पर ये वर्तमान अगर बात कर ले हम लोग उत्तर प्रदेश की, यहाँ पर अगर बात कर ले हम लोग उत्तर प्रदेश की, तो यह वर्तमान उत्तर प्रदेश में बताया था कन्नौज। कन्नौज को यहीं पर बताया था कि वर्तमान उत्तर प्रदेश में कन्नौज है। 1720 के दशक में फ्रांसीसी मानचित्रकार ने भारत का मानचित्र बनाया था। इसी के सहारे यूरोपीय व्यापारी भारत आए थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर समझिएगा। 1720 के दशक, 1720 के दशक का मतलब कि 1720वां जो साल चल रहा था, 1720 के दशक में, उसके दशक में फ्रांसीसी मानचित्रकार ने भारत का मानचित्र बनाया था। इसी के सहारे यूरोपीय व्यापारी भारत आए थे। इसी के सहारे हम बात कर लें तो यूरोपीय व्यापारी जो है भारत आए थे। उसी मानचित्र के सहारे यूरोपीय व्यापारी भारत आए थे। यूरोप की अपेक्षा अगर हम लोग बात कर ले, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि भारत में आए पहले कौन, अरब के लोग आए थे कि यूरोप के लोग आए थे। तो हम बता दें आप लोग को कि अरब के लोग जो हैं भारत में पहले आए थे व्यापार करने के लिए, और यूरोप के लोग हैं जो भारत में पीछे आए थे। इसलिए जो भी चीज़ें हैं अरब के लेखकों ने पहले, अगर बात कर ले आधुनिक भारत की बात कर ले तो आधुनिक भारत की बारे में जो ज़्यादातर बातें पता लगाए तो कौन, अरब के लोगों के ने पता लगाया। और उसके बाद यूरोप के लोगों से, जैसे अगर बात कर ले हम लोग कि अंग्रेजी सरकार के बारे में, तो पूरी तरह से यूरोप से रिलेटेड है। दोनों ने मिलजुल के काम किया। और आगे हम लोग अगली क्लास में देखेंगे, आगे इसी चैप्टर को हम लोग और आगे अगली क्लास में हम लोग देखेंगे। थैंक यू।